वो दुल्हन बनी कमरे में आई और बैठा दी गई। इसकी जिंदगी अचानक से बदल गई थी। इसने बस अपने नाना और अपने कजिन्स के बारे में सुना था, लेकिन ना कभी मिली थी और कभी देखा भी ना था, क्योंकि वो अपने ताया के साथ रहती थी, जिन्होंने कभी भी इसे अपनी बेटी ना समझा, बल्कि वो तो अपने मासूर बेटे से इसकी शादी करा रहे थे। वो जानते थे इसके अलावा कोई भी इससे शादी के लिए कभी तैयार ना होता। लेकिन इसके नाना शादी से पहले इससे जिंदगी में पहली दफा मिलने आए थे, और जब इन्हें पता चला कि कशिफ के ताया इसकी शादी अपने मासूर बेटे से करा रहे हैं, तो वो इसे वहां से ले आए। वो नहीं जानती थी कि इसके ताया कैसे माने, लेकिन वो इस जहन्नुम से निकल आई थी। वो अपने साथ लाने के बाद इन्होंने कशिफ की शादी अपने पोते से करवा दी थी, जिसे वो जानती तक न थी। इसकी दुल्हन बना दी गई थी। इसे अपनी जिंदगी पर हंसी आ रही थी। एक जगह से निकलकर वो दूसरी जगह फंस गई थी। एक दिन में कितना कुछ हो गया था। पता नहीं वो कैसा होगा, इसे कैसे नाना ने शादी के लिए मनाया होगा, क्योंकि ये सब इतना अचानक हुआ था कि कशफ खुद भी कुछ ना समझ सकी। वो अपनी सोचों में गुम थी, जब अचानक रूम का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया और अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाए। इसके सरसराते कदमों की आवाज पर कशफ अपनी सोचों से बाहर आई। अब इसका सारा ध्यान इन कदमों पर था, जो बेड की तरफ बढ़ रहे थे। देखते ही देखते वो कदम बेड के साथ आकर रुक गए। फिर एकदम आने वाले ने बेड पर हाथ मारकर सारे फूल जमीन पर गिरा दिए। बेड साइड पर पड़ी मोमबत्तियों का भी हर्ष भी फूलों से मुख्तलिफ न था। कशफ हनक सदा बस सलार को देखती रही, जिससे कुछ देर पहले इसका निकाह हुआ था, और अब वो लाल चेहरा लिए अपना गुस्सा कमरे की बेजान चीजों पर निकाल रहा था। सालार ने एक गुस्से भरी नजर हैरान परेशान इसकी जानिब देखती हुई कशफ पर डाली, और फिर इसे बाजुओं से पकड़कर खींच कर इसे बेड से नीचे उतारा। मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। तुम्हारी वजह से दादा ने मुझे ब्लैकमेल किया, और मेरी शादी तुम जैसी गवार और जाहिल लड़की से करा दी। लेकिन अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कह के सलार ने खींचते हुए इसे कमरे से बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा इसके मुंह पर बंद कर दिया। कश्यप समझ ना सकी इसके साथ आखिर हुआ क्या है। इसने आसपास देखा, कोई न था। शायद सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। इसने साथ वाले कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। फिर कुछ समझ ना आया तो दरबार के साथ टेक लगा कर बैठ गई। ताए के घर हमेशा से एक मुलाजिम की तरह रखा गया था। क्या यहाँ भी इसकी जिंदगी ऐसे ही होगी? इसके शौहर ने तो पहले ही दिन इसे कमरे से निकाल दिया था। क्या वो इसे कबूल करेगा? वो एक अनचाहे रिश्ते में बांध दी गई थी। पता नहीं आगे इसकी जिंदगी में क्या लिखा था। सोचते सोचते वो वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर ही सो गई। सुबह किसी के जाग आने पर इसकी आंख खुली। इसने नासमझी से अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, फिर हवास बहाल होने पर इसे अपनी हालत का अंदाजा हुआ। खड़े होने की कोशिश में एकदम लड़खड़ा गई। सारी रात एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से जिस्म अकड़ गया था, लेकिन वो शर्मिंदगी से नजरें ना उठा सकी। आप यहाँ क्यों सो रही थी? भाई कहाँ है? क्या सब ठीक है? इसे कल देखा था, इस लड़की को जो इसके छोटे मामू की बेटी थी। इसके पूछने पर कशफ की आंखें लबालब आंसुओं से भर गईं, और इसने भराए हुए लहजे में कहा, रात में उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया था और फिर कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। इसने हिचकी के दरमियान बताया। इसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ रहा था। वो शख्स किस कदर जालिम इंसान था। इसे बोलने का कुछ मौका तक ना दिया था, और इसे कमरे से निकाल बाहर किया, जैसे इसका वजूद कोई इंसान का ना हो। ऐसा सलूक तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता, जो इसके साथ इसके शौहर ने किया था। क्या भाई ने आपके साथ ऐसा किया? और अब वो कहाँ है? इसने बोलते ही आगे बढ़कर कमरे के दरवाजे को हाथ मारा, तो दरवाजा खुल गया, लेकिन रूम में कोई न था।
भाई तो रूम में ही नहीं है। फिर कहाँ गए? अच्छा, आप यहाँ आकर रूम में बैठे हैं। मैं दादाजी और बाकी सबको बुलाकर लाती हूँ। ये बोलते ही वो सबको बुलाने चली गई और कुछ देर बाद ही सब इसके इर्द-गिर्द जमा हो गए। कशफ नाना जी के कंधे से लगी रोने में मसरूफ़ थी। बाकी सब बार-बार सलार के नंबर पर ट्राई कर रहे थे, जिसका नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। और नाना जी के हाथ में एक कागज़ था जो सालार इनके लिए छोड़ कर गया था, जिसमें साफ-साफ लिखा था कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, ना ही इस लड़की को बीवी तस्लीम करेगा। मुझे माफ़ कर देना कशफ बेटा, मैंने तो ये सब बस तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे लगा शायद सालार का वक़्ती गुस्सा है, लेकिन जब तुम्हें देखेगा, जानेगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं गलत था, उल्टा तुम्हें दुःख दे बैठा। नाना जान ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए, जिसे कश्यप ने पकड़कर इन्हें ऐसा करने से रोक दिया। नानो, प्लीज़ ऐसा करके मुझे गुनहगार ना करें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये सब मेरी किस्मत में लिखा गया था। आप या मैं किस्मत से लड़ नहीं सकते। सब लोग ही कश्यप की बात सुनकर शर्मिंदा हो रहे थे और सालार पर गुस्सा, क्योंकि जो इसने किया था किसी भी तरह वो माफ़ी के लायक नहीं था। सालार को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया था, लेकिन ना ही इसने कोई कॉल की, ना ही वो वापस आया। सबकी ज़िंदगी अपनी रूटीन में आ गई थी और कश्यप ने भी घर के कामों में खुद को उलझा लिया था। घर में सब लोग बहुत अच्छे थे और कश्यप से बहुत प्यार करते थे, खासकर बड़े मामू और मामी जान। इन्होंने तो कश्यप को बिल्कुल बेटी की तरह प्यार दिया था। जो कुछ इनके बेटे ने किया, शायद वो बस इसका अज़ाला करना चाहते थे अपने प्यार से। कश्यप शाम के बजाय नाना जी के लिए लेकर आई थी, तो वो किसी किताब का मुताला कर रहे थे। कश्यप को देखकर एक शफीक सी मुस्कान इनके लबों पर आई। नानू, आपकी चाय? कश्यप ने बोलते चाय की ट्रे टेबल पर रखी और खुद भी इनके साथ ही बैठ गई। तो आज कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? कश्यप और नानू अक्सर किताबों पर बात किया करते थे। दोनों को किताबें पढ़कर इस पर बात करना बहुत पसंद था। बस बेटा, वैसे ही वक्त गुजारने को जो किताब मिल जाए। तुम बताओ, कहाँ थी आज सारा दिन? मेरे पास भी आज नहीं आई, इन्होंने शिकवा किया। नानो, मैं मामी के साथ गई थी बाजार कुछ सामान लेने के लिए। फिर अली को बिरयानी खानी थी, तो इसके लिए बिरयानी बनाई और अब आपके सामने बैठी हूँ। इसने मुस्कुराकर तफसील से जवाब दिया। कश्यप बेटा, तुम इतनी पढ़ाई दोबारा क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती? अच्छा है, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो और अपने मामू के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो। वैसे भी तो तुम्हारा आखिरी साल था। इन्हें कश्यप को यूं देखकर बुरा लगता था, जिसकी वजह से वो इससे कह रहे थे ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। नानो, पढ़ाई छोड़े तो अब काफ़ी वक़्त हो गया है। अब दोबारा कैसे पढ़ूँगी मैं? मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। इसने मुँह लटका कर कहा, कोशिश तो करो कशफ, वैसे भी सारा दिन घर में ही होती हो। अच्छा है, पढ़ाई मुकम्मल कर लो, अपना आप इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें जानें और इन्हें खुद पर अफ़सोस हो। कश्यप ने नाना जी का इशारा समझकर हाँ में सर हिलाया। मैं कल ही तुम्हारे मामू को बोलकर तुम्हारा एडमिशन कल ही करवाता हूँ। फिर कुछ देर इधर-उधर की बातें करने के बाद वो उठकर अपने कमरे में आ गई। वो बिज़नेस वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेटर के आखिरी साल में थी और वो खुद भी तो यही चाहती थी कि वो पढ़े और अपने लिए खुद कोई जॉब करे। फिर इसने सोच ही लिया था, वो लाज़मी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। वक़्त का काम है गुज़रना और वो गुज़र ही जाता है। कश्यप ने यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर दिया था और अब इसके पेपर्स हो रहे थे। वो दिल लगाकर पेपर्स की तैयारी कर रही थी।
اس نے آفس جانا بھی شروع کر دیا تھا لیکن آج کل پیپرز کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی۔ دونوں ماموں اس کے آفس آنے سے بہت خوش تھے۔ وہ بہت اچھے سے آفس کو بھی سنبھال رہی تھی اور پیپرز کے بعد تو اسے فل ٹائم آفس جوائن کرنا تھا۔ وہ دل لگا کر پیپرز دے رہی تھی۔ آج اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ وہ ابھی پیپر دے کر آئی تھی اور بہت خوش تھی کیونکہ اس کے سارے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے۔ سالار کو یوکے آئے پورے 2 سال ہو گئے تھے۔ کتنی دفعہ اس کا دل کیا واپس چلا جائے، اپنے ماں کو کال کرے، ان سے بات کرے، لیکن جیسے ہی اس سے اس لڑکی کا خیال آتا دل پر پتھر رکھ لیتا۔ کسی نے بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ سب جانتے تھے اسے اپنی لائف میں ایک پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، لیکن دادا نے اسے بلیک میل کر کے اس کی شادی اپنی جاہل نوازی سے کروا دی تھی۔ اس کی وجہ سے سالار کو اپنا ملک، اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ یوکے میں وہ بہت ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی لیکن دل ہمک ہمک کر اپنوں کے پاس جانے کی ضد کرتا تھا۔ اس کے دوستوں نے بھی بہت سمجھایا کہ واپس چلا جائے لیکن اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ ایسا کرنے پر بھی گھر والوں نے ہی مجبور کیا ہے۔ اسے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اسے پڑھی لکھی اپنے ساتھ موو کرنے والی لڑکی چاہیے تھی۔ سالار کو نفرت کشف کے لیے دن بہ دن بڑھ رہی تھی ہی جا رہی تھی۔ وہ اس سب کا قصوروار کشف کو سمجھتا تھا۔ اسے ایک میٹنگ کے سلسلے میں پاکستان جانا تھا۔ اس نے سوچا تھا میٹنگ کے بعد وہ گھر والوں سے مل کر وہاں سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھے بنا، اس کی بات کیے بنا ہی آ جائے گا، لیکن اس کی قسمت میں سب کچھ اچانک اور نیا لکھا ہوا تھا جس کا سالار کو اندازہ تک نہ تھا۔ کشف نے پڑھائی کے بعد آفس کو مکمل وقت دینا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی بھی بوتیک چلا رہی تھی جس میں اسے دن بہ دن ترقی مل رہی تھی۔ سب لوگ اس سے خوش تھے۔ جو کام سالار کو کرنا چاہیے تھا وہ کشف کر رہی تھی۔ نانا جی کو، ماموں مامی سب کو بیٹی بنا کر اس نے سنبھالا تھا۔ اس نے خود کو کاموں میں اس قدر الجھا رکھا تھا کہ کچھ سوچنے کا بھی اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ لیکن رات پچھلے 2 سال سے اس کے لیے اذیت بھری ہی گزر رہی تھی۔ اس کا شوہر شادی کے پہلے ہی دن اسے جاہل کہہ کر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ سب کے سامنے تو خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی لیکن وہ خود جانتی تھی کہ کتنی اذیت میں ہے۔ ہر رات سالار کے جملے اور کمرے سے باہر نکلنا اس کی آنکھوں کے سامنے آتا تھا۔ کشف چاہتی تھی کہ زندگی میں بس ایک دفعہ اس کا سامنا سالار سے ہو جائے تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ وہ جاہل نہیں ہے۔ صرف ایک انسان کو دکھانے کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی کہ اپنا آپ تک بھلا دیا تھا۔ سوچے کسی بھی رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر سونے کی کوشش کی کیونکہ کل سے ایک بہت بڑے ایوارڈ شو میں جانا تھا۔ اس نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ سکسیسفلی کمپلیٹ کیے تھے۔ اسے امید تھی کہ وہ ایوارڈ ضرور جیتے گی۔ بس اب اسے کل کا انتظار تھا۔ سالار نے پورے 2 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر پیر رکھا تھا۔ کتنی یادیں جڑی تھیں اس کی یہاں سے، کیا کیا یاد نہیں آیا تھا۔ دادا جی کا پیار، ماما، بابا، چاچو، چاچی اور فرمائشیں کرتے اس کے بہن بھائی۔ ایک لڑکی کی وجہ سے کتنے انمول رشتوں کو اس نے کھویا تھا۔ اسے ایک بہت ہی ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی اور ایک ایوارڈ شو میں جانا تھا۔ اگر یہ سب اس کے کریئر کے لیے ضروری نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی پاکستان نہ آتا۔ اسے ہر حال میں یہ ایوارڈ شو اٹینڈ کرنا تھا اور ٹاپ پرسن سے مل کر انہیں کچھ پرپوزل دینے تھے۔ اگر اس کی کمپنی کو اس سے فائدہ ہوتا تو سالار اور اس کی ٹیم کو پرموشن لازمی تھی۔ سالار چلو بھی کہاں گم ہو، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، ہمیں آج ہی جانا ہے، ایوارڈ شو میں ٹائم کم ہے۔ سالار کے ایک ٹیم ممبر نے اسے خیالوں کی دنیا سے نکالا تو وہ سر جھٹک کر کار میں بیٹھا۔ ہر جگہ گہما گہمی تھی۔ مختلف شعبوں کے لوگ ارد گرد گھوم رہے تھے۔ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ اس سال کے ٹاپ بزنس پرسن کون ہے۔
पूरे मुल्क से बिजनेसमैन और वुमेन जमा थे। कुछ लोग गर्दन अकड़ाए बैठे थे तो कुछ चापलूसी करने में मसरूफ थे। हर इंसान यहाँ अपनी गर्ज से आया था। सालार अपनी टीम के साथ अंदर आया और एक टेबल के गिर्द सब लोग बैठ गए। तभी थोड़ी देर बाद किसी ने आने पर मीडिया इसके इर्द गिर्द जमा हो गई। सालार ने देखने की कोशिश की लेकिन देख न सका कि आने वाला कौन है। फिर अनाउंसमेंट होने पर सीधा होकर बैठ गया और बाकी सब भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तकरीब का आगाज हमेशा की तरह रिवायती और शानदार तरीके से हुआ था। इसने संजीदगी से स्टेज की जानिब देखा जहां बाकायदा शो का आगाज हो चुका था। फिर आधे घंटे बाद बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड अनाउंस हुआ। कशफ सालार हैदर इस साल की बेहतरीन बिजनेस वूमेन रही हैं। तालियों की गूंज में नाम लिया गया। सालार हैरत के मारे गुंग था। वो लड़की कौन थी जो सालार हैदर थी? इसका सर साई साई कर रहा था। वो दूधिहाई रंगत की हामिल लड़की हाई हील्स में टिक टिक के साथ एतमाद से कदम उठाती स्टेज की जानिब बढ़ रही थी। सालार ने गर्दन घुमा कर देखा। इसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। दादा जान खड़े ताली बजा रहे थे। इसके बाबा और चाचू मुस्कुरा रहे थे। इसकी पूरी फैमिली वहां बैठी फकरिया अंदाज से इस लड़की को देख रही थी जिसे सालार जानता तक न था। कशफ ने ब्लैक रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जूड़े में कैद बाल और आंखों की चमक। वो जिस लड़की को जाहिल बोल कर गया था, क्या ये वही लड़की थी? शायद सलार को गलतफहमी हो रही थी। ये वो लड़की कैसे हो सकती थी जिसे वो छोड़ कर गया था? वो तो जाहिल थी। अपने ताया के घर में मासी का काम करती थी। सालार को घुटन होने लगी। इसने बेइख्तियार टाई की नॉट ढीली की। वो सामने खड़ी इस लड़की पर से नजरें नहीं हटा पा रहा था। हलक में कांटे अलग चुभ रहे थे। इसके दादा की कंपनी को अवार्ड दिया गया था और सारा क्रेडिट कशफ को मिला था। कशफ मुस्कुरा कर एक एक का नाम लेती शुक्रिया कह रही थी। इसके शौहर के मुतालिक सवाल किया गया जिससे वो सहूलत से दूसरी जानिब मुड़ गई थी। इसने इस सवाल का जवाब तक देना गवारा न किया था। वो वापस कुर्सी की जानिब आई तो दादा ने इसके सर सीने से लगाया था। इनकी आंखों में आंसू थे। वो इसका माथा चूम रहे थे। ये सब किसी फिल्म की तरह सालार की नजरों के सामने चल रहा था। वो बेख्तियार कुर्सी छोड़कर उठा और तेजी से बाहर की जानिब गया। इसका दम घुटने लगा था। वो लड़की जिसकी शक्ल ठीक तरह से देख नहीं पाया था, वो लड़की खूबसूरती का अमली पैकेट थी। लोग वहां बैठकर कह रहे थे कि इसका शौहर लकी है। काश हम भी लकी होते। सालार वहां बैठे ऐसी बहुत सी बातें सुन चुका था। वो तेजी से गाड़ी में बैठा और होटल की तरफ निकला। और वो जो अपनी फैमिली से मिलने का इरादा करके आया था, अब सोच रहा था इससे नजरें कैसे मिलाए। 2 साल कोई छोटा अरसा नहीं था। एक लड़की को छोड़कर जाना और फिर इसके जमाने के हवाले कर देना, फैमिली से राब्ता न रखना, ये सब आम तो ना था कि सलार अपनी फैमिली के सामने जाता और वो फौरन इसे सीने से लगा के माफ कर देते। इनके पास अब एक बेहतर वजूद था। इसके माँ बाप इसे किस तरह मोहब्बत से चूम रहे थे। इसका सर गोल गोल घूम रहा था। वो होटल आते रूम में लेटता सीधा कमरे में पहुंचा और बेड पर गिर गया। ये सब झूठ है। वो सर दबाते हुए बोला था। लेकिन वो लड़की हकीकत थी। वो मेरी बीवी। इसकी आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। वो बेबसी से हंस दिया था। वो कर भी क्या सकता था? अपना मफरूजा बनाया और सजा दे डाली। बिना सोचे समझे जाने परखे बिना सजा दे डाली। कोई सजा देने से पहले इल्जाम तक साबित न किया। सलार का जहन मफलूज हो रहा था। इसे लग रहा था वो सर दर्द की शिद्दत से मर जाएगा। अफसोस था, गम था या फिर खुद पर गुस्सा, या वो किसी भी चीज को समझने की पोजीशन में ना था। इसकी टीम की जानिब से कॉल्स आ रही थी। इसे फोन बंद कर दिया था। इसे सुकून चाहिए था। लेकिन वो कशफ को भूल नहीं पा रहा था। वो नाजुक सरापा और एतमाद भरी मुस्कुराहट। कशफ सालार हैदर का नाम इसके साथ जुड़ा था। वो आंखें बंद किए इसका सरापा देखना चाहता था जिसे वो इसे सामने देख रहा हो। वो अभी बस इतना ही चाहता था। हमारी बेटी ने इस वक्त इस बिजनेस को संभाला है जब वो बिल्कुल खत्म होने के करीब था। सालार के बाबा कशफ की तारीफ करते हुए कह रहे थे। जी भाई साहब, हम भी हैरान हैं कैसे कशफ ने अपनी समझदारी से बिजनेस को इतनी बुलंदी पर पहुंचा दिया जहां पर होने की हमने कभी तवक्को भी ना की थी। अगर सालार भी होता तो इस कदर मेहनत ना कर पाता जिस कदर मेहनत कशफ ने की है।
सालार के ज़िक्र पर इसके चेहरे पर पहली मुस्कुराहट अचानक से गायब हुई थी और वो लब पीछे बैठी थी। अभी तक अवार्ड शो की तकरीब जारी थी। मीडिया इस शो को कवरेज दे रहा था। नानो, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। अगर लेट निकले गेट से तो मीडिया हमें पकड़ लेगा। कश्यप को पब्लिक में जाने से उलझन होती थी। वो ऑलरेडी एक बार मीडिया से गुफ्तगू कर चुकी थी और जाहिर था अवार्ड के बाद तो इसका जीना हराम कर देंगे। बेटा, मीडिया से अब बचना मुमकिन नहीं है। तुम्हें इंटरव्यूज के लिए कॉल्स आएंगी और शो में बुलाया जाएगा। इसलिए अब 1 महीने तक खुद को बार बार कैमरे की आंख के लिए महफूज कर लो। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद तो ये सब नॉर्मल है। नाना ने मुस्कुरा कर कहा तो वो अफसोस से मुंह फुला गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, ये सब नॉर्मल है बच्ची। इसके बड़े मामू जो के इसके ससुर भी थे, इसके सर पर हाथ रख कर कहा। वो सर हिलाने लगी और वो ही हुआ जो होना था। इसके जाते हुए मीडिया ने घेर कर सवाल किए। इतने कम वक्त में इसकी अकल ने कैसे काम किया और इसकी पढ़ाई कब मुकम्मल हुई? खुद को कौन से चैलेंज दरपेश रहे? और कश्यप बिना पैनिक हुए इनके सब सवालों के यके दीगर बात जवाबात दी रही थी। सालार के सामने टीवी खुला पड़ा था। वो बेड पर आधा तिरछा लेटा टीवी पर अपनी अनचाही बीवी को बड़े गौर और फख्र से देख रहा था। इसने अपने माथे पर अंगूठा मारा। वो इस न्यूज़ की अब बार-बार रिकॉर्डिंग देख रहा था। वो कहाँ से जाहिल लगती थी? वो तो खूबसूरती का मुँह बोलता सबूत थी। इसे अफ़सोस हुआ, बेतहाशा अफ़सोस। वो रात वापस आए तो काफ़ी थक गई थी और कपड़े तब्दील किए बेड पर गिर गई थी। इसकी निगाह तारीख पर गई तो इसका दिल बुरा होने लगा। आँखों में आँसू जमा होने लगे। काश आप यहाँ होते, हम अपनी दूसरी शादी की सालगिरह मना रहे होते। इसने बेख्तियार होकर कहा। वो सालार को मिस करती थी, इससे बात करना चाहती थी। वो इसकी हर खुदगर्जी पर हजार बार माफ कर सकती थी। वो इसका शौहर था। इसको ना जाने क्यों इससे नफरत महसूस नहीं होती थी। वो इसके सीने से लगना चाहती थी। इसकी तस्वीर देखी तो दिल धड़क जाता था। वो जिस इंसान का गुमान तक ना कर सकती थी, वो किस्मत में आकर खो गया था। वो भरपूर चाहत लिए हुए मर्द था। किसी का भी दिल इस पर आ सकता था और वो तो इसकी बीवी थी। वो आंखें बंद किए पड़ी थी, आंसू बहकर लकीर बनाते तकिए में जज्ब हो रहे थे। कश्यप ने आज बहने दिया। आज इनके बहने का मकसद और वजह थी। सालार सुबह उठकर इसी हुलिये में कमरे में पड़ा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से जाकर अपने दादा और फैमिली से माफी मांगे। सबसे ज्यादा कसूरवार तो वो कश्यप का था। 2 साल की दूरी कोई आम तो ना थी, जिसके बाद वो माफ करके गले लगाती और कहती, जाहिल लड़की को देखे किस काबिल बन गई है। वो उठकर बैठा। इसे इस रिश्ते के लिए कुछ तो करना था। इसने फ़ोन ऑन किया और कशफ का नंबर देखने लगा। इसे कहीं इसका नंबर ना मिला था। इसने कशफ के ऑफिस का नंबर निकाला और आसानी से गूगल पर मिल गया था। सालार ने काफ़ी देर तक हिम्मत जमा की और कशफ के ऑफिस कॉल मिला दी। वो ऑफिस में बैठी काम में बेइंतहा मसरूफ थी। अवार्ड के बाद इनकी कंपनी को बहुत से प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और इसके पास सर खुजाने की भी फुर्सत ना थी। इतने में फोन बजा। इसने बेतवज्जाही से फोन उठाकर कान से लगाया। पहले कॉल रिसेप्शन पर जाती थी, फिर इसके बाद आती थी। लगता था कोई जरूरी कॉल थी। इसने यही सोचकर कॉल उठाई थी। हेलो, इसने मसरूफ से अंदाज में कहा। दूसरी जानिब खामोशी छाई हुई थी। जब बात नहीं करनी तो कॉल करके मेरा कीमती वक्त जाया करने से गुरेज करें। मेरा एक एक पल लाखों का है। इसने सख्ती से कॉल करने वाले को झड़क दिया था। सालार लब खींच गया। इसका पल करोड़ों का है और इसके शौहर का
मुफ्त का। हाँ, मुफ्त का ही है। इसने कॉल काट दी। कश्यप ने रिसेप्शन पर कॉल करके मना कर दिया, इसे अब कोई कॉल ना भेजे। वो यस मैम कहकर शर्मिंदा हुई थी। कॉल वाले ने कहा था वो इसका शौहर है, और अगर ये बात वो कश्यप को बताती तो इसे डर था, इसे डांट पड़ जाती। शौहर होता तो डायरेक्ट मोबाइल पर कॉल करता। वो सर झटक कर सोचने लगी थी। सालान ने दोबारा भी कॉल की थी, और इस लड़की ने बात करवाने से इनकार कर दिया। वो लब खींच गया। बिजनेस वुमन के पास इससे बात करने का भी वक्त ना था, और वो समझता था वो इसे याद करती होगी। सर झटक कर शॉवर लेता तैयार होकर होटल की लॉबी में चला आया। इसने सोचा वो कश्यप के ऑफिस जाए, इसीलिए वो इसे देखने की खातिर इसके ऑफिस चला आया। वो लिफ्ट से दाखिल हुई थी। इसने एक नज़र सालार को देखा, लेकिन वो पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि इसने मास्क और ब्लैक चश्मा लगाया हुआ था। चेहरा किसी तौर नजर नहीं आ रहा था। मैम, आपके हस्बैंड को एक पार्टी में आपके साथ इनवाइट किया है। ये मुल्क की बहुत बड़ी पार्टी है, इसके सेक्रेटरी ने चलते हुए बताया। सालार के कान खड़े हुए। मना कर दो, इसने बिला झिझक कहा था। क्यों? मैम, आपको जाना चाहिए, इससे आपको मज़ीद प्रोजेक्ट मिलेंगे। इसकी सेक्रेटरी को समझ ना आया। मना करने की वजह क्या थी? मेरा शौहर बाहर होता है, अब जाली शौहर बनाकर ले जाने से रही, और मेरे पास किसी के सवाल का जवाब नहीं है, इसने सख्ती से कहा। इसके अंदाज से बॉस वाला लहजा झलक रहा था। सालार के होंठ मुस्कुराए थे। लगता है शौहर को मंजर आम पर आना पड़ेगा, वरना मेरी बीवी किस किस को मेरे भागने की वजाहतें देती फिरेगी। इसने दिल में सोचा, और कश्यप को जब तक देखता रहा जब तक वो वहां रही थी। फिर वो चली गई तो वो भी उठ आया। वो कश्यप के घर जाने से पहले वहां जाना चाहता था। इसने कश्यप की ऑफ टाइमिंग पूछी, जो कि 10 बजे थी। वो रात देर तक काम करती थी। इसे घर का रास्ता मालूम था। वो चुपके से घर के अंदर दाखिल हुआ और सोचने लगा, कश्यप किस रूम में रहती होगी। इसने सोचा वही कमरा होगा जो इसका था। इसकी अलमारी से अंदाजा हो जाएगा। वो छुपकर कमरे में आया। शुक्र था गार्ड्स के अलावा इसे किसी ने ना देखा था। वो कमरे में आया, अलमारी देखी, वो इसी के कमरे में रहती थी। ना जाने क्यों इसे खुशी सी महसूस हुई। वो शॉवर लेकर अपने पुराने कपड़ों में मलबूस था। वो बेड पर आकर लेट गया। इसे कशफ के परफ्यूम की खुशबू महसूस हो रही थी। अचानक रात के 11 बजे दरवाजा खुला। वो गहरी सांस लेता कंफर्टर के अंदर था। कशफ का रिएक्शन देखना आसान कहाँ था। कहीं वो तलाक ही ना मांग बैठे। कशफ ने लाइट्स ऑन की थी और सैंडल उतार कर फेंक कर बेड पर बैठी सर हाथों में घिरा गई थी। बज़ाहिर एक पावरफुल वुमन के पीछे एक नाजुक और एहसासात से भरी हुई लड़की मौजूद थी। इसने गीली सांस अंदर खींची। सालार हल्का सा सर निकाले इसे देख रहा था। फिर वो बेड पर गिर गई। आंसू बह रहे थे। इसकी हिचकी बन गई थी। अब तो जाहिल नहीं हूँ। अब क्यों दूर हो मुझसे? इसने चीख कर कहा था। सालार दम बहुत सा रह गया। वो इसके लिए रो रही थी। देखो क्या हालत कर दी है तुमने मेरी। 2 साल से अजियत देते आ रहे हो। सुकून चाहिए मुझे। मैं एक्टिंग कर कर के थक गई हूँ। वो हिचकियों से रो रही थी। सालार के गले में कांटे उगने लगे थे। आज हमारी शादी की सालगिरह है, और तुम वहां बैठे अय्याशी कर रहे होगे। 2-3 शादियां करके बच्चे पैदा कर रहे होगे। इसने गुस्से से उठते हुए पर्स फेंका था। सालार पहले हैरान हुआ, फिर उठ गया कि वो भला क्यों शादी और बच्चों में लगा होगा। अगर शादी निभानी होती, इसके साथ निभाता। कश्यप पलटी और सालार को देखा। बहुत खुश हो ना अब तुम?
जाहिल गंवार लड़की तुम्हारे लिए रो रही है, इसने गुस्से से कहा। वो इसे अपना ख्याल समझ रही थी। सालार को इसकी जहनी हालत पर शबा हुआ। वो आगे बढ़कर इसके नीम अंधेरे में गले से लगा गया। वो इसके कॉलर को मुट्ठी में जकड़े रो रही थी। इसका नाजुक वजूद सालार से लिपट गया था। अब छोड़कर मत जाना, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी, इसने आस लिए कहा था। सालार की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो लड़की कितनी पाक दामन और हसास थी। इसने इसे इसने अनदेखी मोहब्बत के बारे में सुना था। इस लड़की की मोहब्बत देखकर इस पर यकीन आया था। वो लड़की 2 साल से इस अजियत से गुजरती, इसको याद करती इंतजार कर रही थी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, इसे सर हिलाते हुए कहा। कश्यप झटके से पीछे हुई और बेयकीनी से इसे देखने लगी। इसे पहले कभी नहीं हुआ था कि सालार ख्याल बनकर सामने आया हो और इसने कोई बात भी कर ली हो। कौन हो तुम? इसकी जबान लड़खड़ा गई थी। मैं सालार, तुम्हारा मुजरिम। इसने कशफ के हाथ थामने की कोशिश की। दूर दूर रहो मुझसे। अब क्यों आए हो? इसको जब वाकई यकीन हुआ कि वो सालार है, वो झटके से उठी और जल्दी से लाइट्स ऑन करती इसे कहने लगी। वो इसके सामने हकीकत बना बैठा था। कशफ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। प्लीज अब दूर जाकर मुझे सजा ना दो। वो बेड से उतरकर इसके सामने आया। नहीं, नहीं तुम, मैं जाहिल हूँ। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मुझे तलाक दो अभी। वो गुस्से से चीखी थी। इसकी चीख सुनकर इसकी बड़ी मामी भागी हुई आई थी। कशफ, कशफ क्या हुआ? दरवाजा खोलो बच्चे। इसकी आवाज सुनकर बाकी सब भी उठ गए थे। मामा देखें सालार को, इसने गुस्से से चीख कर कहा। सब हक्का बक्का थे। कशफ को अचानक वो कैसे याद आया जिसका नाम वो लेती तक न थी। कशफ, दरवाजा खोलो, कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? इसकी मामी परेशानी से बोल रही थी। नानू की आवाज सुनकर कशफ ने दरवाजा खोला और इनके गले लग गई। सलार आंखों में किरचियां लिए इसे देख रहा था। अहमक इंसान, अब क्या करने आए हो? दादा समेत सबकी इस पर निगाह गई थी। दरवाजा खुलते ही और दादा ने गुस्से से लरजते हुए पूछा था। दादा, ये मेरी बीवी है। इसने कशफ को खींचने की कोशिश की। कोई बीवी नहीं है, इसे तुम शादी की रात छोड़कर भाग गए थे। अब क्या लेने आए हो? दादा जान गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहे थे। दादा जान, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ आप सबसे। प्लीज़ मुझे सज़ा ना दें। मैं 2 साल आप लोगों से दूर रहा हूँ, इसने नम आँखों से कहा। इसकी माँ नरम पड़ गई थी और गले से लगा लिया था बेटे को, जबकि इसके बाबा ने इसे घूर रहे थे। चचा चची और इसके बहन भाई और कजन्स इसे देख रहे थे। अफसोस भी था कि इसने गलत किया और खुशी के वो लौट आया था। सुबह बात करेंगे, अभी रात बहुत हो गई है, दादा ने ऐलान किया और कशफ को साथ लगाए ले जाने लगे थे। दादा, कशफ को तो छोड़ दें, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, इसने बेबसी से कहा। दादा जान पलट कर इसे देखने लगे। 2 साल अजियत में रखा है इसे, 2 मिनट में कैसे मना लोगे? दादा जान के सवाल पर वो चुप सा रह गया। वो देख चुका था वो किस तरह की अजियत झेल रही थी। वो बज़ाहिर एक कामयाब औरत थी, लेकिन इसका दिल टूटा हुआ था। कश्यप ने इसकी जानिब ना देखा था। वो कमरे में आया, सब चले गए थे। सालार ने अपनी शर्ट देखी जहां वो लगी हुई रो रही थी। ख्वाब समझती इससे दिल की बात कर रही थी। इसे खुद को ख्वाब बना कर रखना था। हकीकत जब तक ना खुलती वो ख्वाब बनकर इसे महसूस तो कर सकता था। इसके 2 बाल इसकी शर्ट के बटन में उलझ कर टूट गए थे। सालार ने वो उंगली पर लपेट कर इन्हें देखा। आंखें आंखों में नमी थी। वो इसे मना लेगा, इसे उम्मीद थी, क्योंकि वो देख चुका था। वो इससे मोहब्बत करती है
اور وہ عورت تھی جس کے بارے میں مشہور تھا وہ محبت کی ماری ہوتی ہے اور اسے بے تحاشا محبت دے گا جس کی وہ حقدار ہے وہ مان جائے گی۔ سالار کو امید تھی۔ دن گزر رہے تھے۔ سالار گھر رہنے لگا تھا لیکن کشف اتنی آسانی سے ماننے والی نہ تھی۔ اس نے اپنا کمرہ دوسری صبح ہی الگ کر لیا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر نہ ہوتی، صبح جلدی چلی جاتی، رات دیر سے آتی اور کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ سالار اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا، آفس بھی جان کر جوائن کیا کہ اس کے ارد گرد رہے گا۔ وہ اس کی قابلیت پر حیرت اور رشک کرتا تھا۔ اس کی بوتیک میں بہت اچھی جا رہی تھی۔ وہ مینیجر کے حوالے تھی۔ وہ اتوار کو چکر لگاتی تھی۔ سالار روز اس کو تحفہ دیتا جسے وہ دیکھتی تک نہ تھی۔ وہ اس سے بات کرتا، میسج بھیج دیتا۔ وہ ہر طرح سے اگنور ہونے کے باوجود کوشش رکھتا جا رہا تھا۔ وہ تھک جاتا تو کہتا 2 سال ستایا ہے اس کا حق بنتا ہے۔ دادا نے بھی کہا تھا ہمت نہ ہارو ورنہ کشف ہار جاؤ گے۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کے ساتھ تھے۔ اس کو کوشش کرتے کوئی 4 ماہ گزر گئے تھے۔ اس رات وہ بس سب کچھ اپنے حق میں چاہتا تھا۔ اسی لیے کشف کے آنے سے پہلے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ کمرے میں آتے اسے دیکھ کر جانے لگی۔ جب سالار نے دروازہ بند کر کے اس کی کلائی تھامی، اس کو دروازے سے پن کیا۔ یہ دوری میری جان لے رہی ہے کشف، اور اب مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی سانسیں کشف کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور کشف کو لگا وہ موم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے دور سے ہی بھاگ جاتی تھی۔ وہ موم ہونے سے ڈرتی تھی۔ تم نے میری جو جان لی تھی؟ وہ غصے سے سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگی تھی۔ معافی مانگ رہا ہوں اور روز مانگوں گا۔ جب ہمارے بچے جوان ہو جائیں گے ان کے سامنے بھی مانگوں گا۔ پرومس، کسی دن ایسا نہیں جانے دوں گا جس میں تم سے معافی نہ مانگی ہو۔ وہ اپنی وہ اپنی پوروں سے اس کی دودھائی گردن کو چھوتا کہہ رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی اس کو دور کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ معاف کر دو، ترس رہا ہوں تمہاری قربت کے لیے۔ آئی پرومس، میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا جس نظر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں ابھی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کشف کا کشف کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، یوں جیسے اس کی دھڑکن سالار سن رہا ہو۔ جیسے اس کی دھڑکن سالار سن لے گا۔ اس کو کچھ بولتا نہ پا کر سالار جھکا اور شدت سے لب اس کے لبوں سے جوڑ دیے۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بیچھے اس کے رحم و کرم پر کھڑی تھی۔ اس نے کب کا اسے معاف کر دیا تھا، بس وہ ابھی اس کو سزا دینا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی اس نے غلط کیا ہے۔ آئی پروو آئی پراؤڈ آف یو کشف، اس نے دور ہوتے شدت سے لب ماتھے پر رکھ کر کہا تھا۔ کشف کی آنکھیں برس پڑیں۔ اس نے سالار کو سینے سے سر ٹکا دیا۔ سالار نے مسکرا کر آسمان کی جانب دیکھا جہاں پورا چاند ان کی ملن کی داستان دیکھنے کو بےتاب دکھائی دے رہا تھا۔ ختم شد۔ تو ڈیئر ریڈرز، آپ لوگوں کو کشف اور سالار کی یہ پیار بھری کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔